हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं इकोसिस्टम के नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लास्ट 33 ईयर्स के। इस चैप्टर के अंदर टोटल 75 क्वेश्चन है जो कि हम इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। हम ऑलमोस्ट सभी चैप्टर लगभग कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आपने अभी तक अदर चैप्टर नहीं देखे तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप चैनल पर भी प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपको बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए फॉर नीट एग्जाम प्योर NCERT बेस्ड विद नीट प्रीवियस क्वेश्चन, तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका हमारा नीट 2016 में पूछा गया है द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, यानी जो इकोसिस्टम टर्म है वो किसने दी थी? ई हैकल ने, ई वॉर्मिंग ने, EP ओडम ने या फिर AG टेंसले ने। तो जो ई हैकल साइंटिस्ट है उन्होंने इकोलॉजी टर्म दी थी, ये पॉइंट आप याद रख सकते हो। इकोलॉजी की जो टर्म है वो दी थी किसने? ई हैकल ने। ओके, इसके अलावा जो इकोसिस्टम की टर्म है वो दी थी AG टेंसले, ऑर्थर टेंसले ने दी थी। और कब दी थी ये दी थी 1935 के अंदर। इसके अलावा EP ओडम जो है वो भी एक साइंटिस्ट है, पर इन्होंने क्या किया था, ये जो है वो इकोसिस्टम की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसको और आगे लेकर गए थे। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है नीट 2016 में। क्वेश्चन नंबर 2 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। इनमें से एक कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्रॉपलैंड इकोसिस्टम का? एब्सेंस ऑफ वीड्स, इकोलॉजिकल सक्सेशन, एब्सेंस ऑफ सॉयल ऑर्गेनिजम्स या फिर लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो सिंपल है, जो क्रॉपलैंड होता है उसमें लगभग एक ही तरह की क्रॉप होगी, वहां पे सबसे कम जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इन ए बायोटिक कम्युनिटी इज नोन एज। यानी अगर हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वहां पर अलग अलग स्पीसीज अलग अलग जो है वो ऑक्यूपाई करती है लेवल को। तो उस बायोटिक कम्युनिटी को हम क्या बोलते हैं? जोनेशन बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं, डाइवर्जेंस बोलते हैं या फिर स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। तो एक्चुअल में ये डेफिनेशन ही किसकी? ये है स्ट्रेटिफिकेशन की डेफिनेशन, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शनल यूनिट ऑफ एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम की कौन सी एक फंक्शनल यूनिट नहीं है? एनर्जी फ्लो, डीकंपोजिशन, प्रोडक्टिविटी या फिर स्ट्रेटिफिकेशन। तो ये जो इकोसिस्टम की कहीं से कहीं तक फंक्शनल यूनिट नहीं है, कौन? स्ट्रेटिफिकेशन। वहां पर आपकी एनर्जी फ्लो होती है, प्रोडक्टिविटी होती है और डीकंपोजिशन होता है। तो ये सभी जो फंक्शनल यूनिट होती है इकोसिस्टम की, बट स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी। कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है बायोलॉजिकल कम्युनिटी का? स्ट्रेटिफिकेशन, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, सेक्स रेशियो। अब देखिए कौन से फीचर होते हैं, सबसे पहले वो पता होना चाहिए। बायोलॉजिकल कम्युनिटी कौन कौन से फीचर हो सकते हैं? जैसे डोमिनेंस एक फीचर हो सकता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी एक फीचर हो सकता है कि कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है स्पीसीज की, ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कि ट्रॉफिक लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो भी एक फीचर हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रेटिफिकेशन भी एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी का जो है वो आपका फीचर हो सकता है। बट आपकी नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, सेक्स रेशियो ये सब पॉपुलेशन से रिलेटेड आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। सबसे ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम कहां पर मिलेगा? माउंटेन, ओशियन, फॉरेस्ट या फिर डेजर्ट। तो मोस्ट स्टेबल जो इकोसिस्टम मिलता है वो हमेशा ओशियन में मिलता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्टिविटी और क्वेश्चन आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 नीट 2020 का क्वेश्चन है ये इन ए रिलेशन टू ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी हमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी NPP और हमें ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी GPP जो है इनको देखना है, कंपेयर करना है और हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन बी में बोला गया है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन सी दिया गया है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर वन एंड सेम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन डी दिया गया देयर इज ए नो रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सिंपल है, ऐसा तो है नहीं कि इनके बीच में रिलेशन नहीं है, ये तो बहुत गलत बोला गया है कि इनके बीच में रिलेशनशिप होता है। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्रोडक्टिविटी बोला वन है और सेम है, जी नहीं, ये बिल्कुल सेम नहीं होती, ये अलग अलग चीज़ें होती है।
तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा ऑप्शन बी देख लेते हैं, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर। यस, हमेशा ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो हमेशा ज़्यादा रहेगी, उसके बाद में से उसमें रेस्पिरेशन लॉस हो जाएगा, देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बचेगी। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया, द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए ट्रॉफिक लेवल एट ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड। एक लिविंग मटेरियल का जो मास है ट्रॉफिक लेवल पर एक पर्टिकुलर टाइम पर, अगर वहां पर उसको क्या बोलेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, स्टैंडिंग क्रॉप, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या फिर स्टैंडिंग स्टेट। तो उस चीज को बोला जाता है हमेशा स्टैंडिंग क्रॉप। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर जो वो 9th है, क्वेश्चन नंबर 9th में बोला गया, इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज टर्म्ड एज। एक इकोसिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर को प्रोड्यूस करना फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या फिर ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो उसको बोला जाता है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से, जो फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10th है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के अंदर अगर हम कुछ नया फॉर्मेशन कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर से, तो किससे कर सकते हैं, कंज्यूमर से, डीकम्पोजर से, प्रोड्यूसर से या फिर पैरासाइट से। तो यहाँ पर उसको हम कर सकते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो मैटर बचेगा उसी से तो बनाएंगे। तो हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा यहाँ पर कंज्यूमर, जो कंज्यूम करेंगे उसके बाद में क्या बचेगी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बचेगी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो किसके लिए बन चुकी है, कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर क्या बनाएंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय रैबिट इन ए ग्रासलैंड। अब वही चीज को घुमा के पूछा गया कि ये नया ऑर्गेनिक मैटर अगर रैबिट बना रहा है ग्रासलैंड में, तो रैबिट क्या हो गया, ये आपका हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। तो अब यहाँ पे देखिए, नेट प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो रैबिट क्या बनाएगा, रैबिट हमेशा यहाँ पर अब जो बनाएगा वो बनाएगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बनाएगा आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, द मास ऑफ लिविंग मैटर एट ए ट्रॉफिक लेवल इन एरिया एट एनी टाइम। लिविंग मैटर ट्रॉफिक लेवल पर किसी भी टाइम पे अगर होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप, डिटेरियस, ह्यूमस या फिर स्टैंडिंग स्टेट। तो सिंपल है, उसको क्या बोला जाता है, स्टैंडिंग क्रॉप बोला जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, द बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन बाय द हर्बीवोरस एंड डीकम्पोजर इज कॉल्ड। जो बायोमास अवेलेबल है कंजप्शन के लिए हर्बीवोरस, कंजप्शन बाय द हर्बीवर्स एंड डीकम्पोजर, उसको क्या बोलेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, स्टैंडिंग क्रॉप या फिर ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो सिंपल है, वहाँ पर उसको क्या बोलेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने कुछ रेस्पिरेशन लॉन्च किया, कुछ अपने लिए रखा, उसके बाद बनी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वही हर्बीवर्स के लिए बचेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम टाइप हैज द हाईएस्ट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सबसे हाईएस्ट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसमें मिलेगी, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो याद रखिए सबसे ज्यादा मिलेगी हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट वैल्यू ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अब ये जो यूनिट है वो प्रोडक्टिविटी यूनिट है। तो यहाँ पे बोला गया किसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू मिल सकती है, प्राइमरी मतलब प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसमें मिल सकती है, सेकेंडरी प्रोडक्शन में, टर्शरी प्रोडक्शन में, ग्रोस प्रोडक्शन जीपी में या फिर नेट प्रोडक्शन के अंदर। तो सिंपल है, ग्रोस प्रोडक्शन में हमें सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन मिलेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, द रेट एट विच द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज द इकोसिस्टम। यानी हम लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करें केमिकल एनर्जी में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या फिर ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सिंपल है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी फोटोसिंथेसिस वाला ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज द हाईएस्ट ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सबसे हाईएस्ट ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसके अंदर मिलेगी, मैंग्रोव्स, रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड या फिर कोरल रीफ। तो सिंपल है, सबसे ज्यादा ग्रोस प्राइमरी रेन फॉरेस्ट के अंदर मिलेगी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, मैक्सिमम सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय। सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी कहां पे ट्रैप होगी, प्लांटिंग ट्रीज में, कल्टीवेटिंग क्रॉप्स में, ग्रोविंग एल्गी इन द टैंक्स या फिर ग्रोविंग ग्रासेस। तो सबसे ज्यादा फास्टली जो ग्रो करता है वो करता है एल्गी। तो सबसे ज्यादा जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा वो भी कौन करेगा, आपकी एल्गी करेगी, अगर टैंक्स के अंदर जहां पे लाइट अच्छे से पेनिट्रेट हो रही है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 19 है, ए वेरी एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ सोलर एनर्जी विद द नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ 204 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर और मोर इन द क्रॉप। यानी ये जो हमें सबसे एफिशिएंट सोलर एनर्जी को ड्रॉप करके कितनी प्रोडक्टिविटी जो 204 kg पर मीटर स्क्वायर पे मिल सकती है, इसे कहां पे मिल सकती है,
सकती है, वीट में, शुगर केन में, राइस में या फिर बाजरा के अंदर। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हमें कहाँ पे मिल सकती है, वो बन सकती है शुगर केन के अंदर। अभी एज इट इज़ याद रख सकते हो, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, 1989 का। नेक्स्ट हमारा डीकम्पोजिशन से क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 हमसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन इज करेक्टली डिस्क्राइब। बिल्कुल करेक्टली डिस्क्राइब किसको किया गया है। सबसे बोला है कैटाबोलिज्म, लास्ट स्टेप इन द डीकम्पोजिशन अंडर फुल्ली एनारोबिक कंडीशन। सेकंड बोला गया है लीचिंग वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स राइज टू द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। सी बोला गया फ्रेगमेंटेशन कैरिड आउट बाय द ऑर्गेनिज्म सच एज द अर्थवॉर्म। डी बोला गया humification leads to the accumulation of a dark colored substance humus which undergo microbial action at a very fast rate। ये बहुत ही स्लो रेट होता है, ह्यूमस तो हमेशा स्लो रेट चलता है। कैरिड आउट बाय फ्रेगमेंटेशन कैरिड आउट बाय द ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवॉर्म। जी हाँ, उनको डिटेरियोवोरस भी बोला जाता है। उन्हीं के द्वारा जो वो लार्ज जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो डिट्रीटस होता है वो क्या कहता है, स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर उसको कैरिड आउट कर देता है, तो उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। यही हमारा जो फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन दी गई, द ब्रेक डाउन ऑफ डिट्रीटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय अर्थवॉर्म इज ए प्रोसेस कॉल्ड। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ह्यूमिफिकेशन, फ्रेगमेंटेशन, मिनरलाइजेशन, कैटाबोलिज्म। तो अभी पढ़ा था, उसको बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, द स्लो रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ फॉलन लॉग इन द नेचर इज ड्यू टू देयर। यानी डीकम्पोजिशन में स्लो रेट कब हो सकता है। पहला ऑप्शन दिया गया एनएरोबिक एनवायरनमेंट अराउंड देम, लो सेलुलोज कंटेंट, लो मॉइस्चर कंटेंट या फिर पुअर नाइट्रोजन कंटेंट। सिंपल सा समझिए, स्लो रेट कब हो सकता है। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए, अगर वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी लो है या फिर एनएरोबिक कंडीशन है तो जो आपकी डीकम्पोजिशन है वो स्टॉप हो जाती है, स्लो नहीं होती है, स्टॉप हो जाती है। बट अगर वो स्लो हो चुकी है तो वहाँ पर दो चीज़ें हो सकती है। यहाँ पर तो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस बहुत ही कम है, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस जो है वो बहुत ही कम है, या इसके अलावा नाइट्रोजन कम है। लो मॉइस्चर की बात नहीं करें, लो आपका सोल्यूबल की बात करें तो सोल्यूबल सब्सटेंस अगर कम है तो वहाँ पर जो पुअर नाइट्रोजन कंटेंट हो सकता है उसकी वजह से स्लो हो सकता है, या फिर जो है वो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस अगर बहुत कम है तब भी जो वो स्लो हो सकती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्लांट डीकंपोजर आर। प्लांट डीकंपोजर कौन से हो सकते हैं, मोनेरा फंजाई, फंजाई प्लांट्स, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, एनिमेलिया एंड मोनेरा। तो एनिमेलिया जो है वो आपके डीकंपोजर्स बहुत ही कम हो सकते हैं। मेनली आपके मोनेरा यानी बैक्टीरिया, फंजाई जो वो डीकंपोजर हो सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज नेचर स्क्वेंजर्स। नेचर के स्क्वेंजर कौन हो सकते हैं, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेन या फिर एनिमल्स। तो सिंपल है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो नेचर के स्क्वेंजर होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ वी कंप्लीटली रिमूव द डीकंपोजर from an ecosystem its functioning will be adversely affected because अगर कंप्लीटली डीकंपोजर को रिमूव कर दे इकोसिस्टम से तो वहां पर जो बहुत ही ज्यादा अलग इफेक्ट आएगा, एडवर्स इफेक्ट आएगा। क्यों, मिनरल मूवमेंट विल बी ब्लॉक्ड, द रेट ऑफ डीकंपोजिशन विल बी वेरी हाई, एनर्जी फ्लो विल बी ब्लॉक्ड या फिर हार्बीवोरस विल नॉट रिसीव सोलर एनर्जी। तो एक्चुअल में जो मिनरल्स की मूवमेंट होती है वो ब्लॉक हो जाएगी, तो इस वजह से क्या होगा, वहां पर जो आपके प्रोड्यूसर उनको ज्यादा मिनरल नहीं मिल पाएगा तो अफेक्ट हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो एनर्जी फ्लो है। क्वेश्चन नंबर 26 है, द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ द डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम। प्राइमरी प्रोड्यूसर बोला गया डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम में, बोला गया कौन होंगे, ग्रीन एल्गी होंगे, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी होंगे या फिर कोरल रीफ होंगे। तो डीप सी हाइड्रोथर्मल्स कौन से होते हैं, जो क्रैक्स होते हैं जो कि बिल्कुल आपके बेंथिक रीजन में होते हैं, मतलब जो ओशन होता है उसके बिल्कुल जमीन के ऊपर जो होते हैं क्रैक, वहां से हॉट वाटर वगैरह निकलते हैं, वहां से मिनरल निकलते हैं। तो वहां पे प्राइमरी प्रोड्यूशन आपको कीमोसिंथेटिक मिलेगा, क्योंकि वहां पे ज्यादातर लाइट वगैरह भी पेनिट्रेट नहीं होते, तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वहां पे प्राइमरी प्रोड्यूसर होंगे। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27, द मोस्ट एनिमल दैट लिव इन द डीप ओशन वाटर आर। जो डीप ओशन वाटर में रहते हैं वो एनिमल कैसे होते हैं, टर्सरी कंज्यूमर होते हैं, डेट्रीवोरस होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। तो सिंपल है, वो ज़्यादातर मैक्सिमम डेट्रीवोरस होते हैं, जो कि आपका क्या करते हैं, डीप ओशन में जो मोस्ट एनिमल्स होते हैं वो डेट्रीवोरस होते हैं, यानी जो डीकंपोजिशन का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 28 है, इफ 20 जूल एनर्जी इज ट्रैप्ड एट प्रोड्यूसर लेवल। प्रोड्यूसर पे 20 जूल एनर्जी को हमने बनाया, देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू पीकॉक। तो पीकॉक के पास में कितनी अवेलेबल, यहाँ पर 20 है, अब 10% ला लगेगा, यानी इसमें से केवल 10% जाएगी। तो 20 में से माइस के पास जो वो 2 जाएगी, स्नेक के पास 0.2 जाएगी और पीको के पास 0.02 है। 10% से आगे जो वो इतनी चलेगी,
तो इसीलिए 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल तक की एनर्जी चल सकती है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि पीकॉक के पास कितनी मिलेगी, तो अकॉर्डिंग टू 10% लॉ मेरे पास मिलेगी 0.02 जूल। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी कंज्यूमर इन ए मेज फील्ड इकोसिस्टम। प्राइमरी कंज्यूमर बोला गया मेज फील्ड के अंदर कौन हो सकता है, ग्रास ओपर, वॉल, फाइटोप्लैंक्टन, लायन। तो ग्रास ओपर हो सकता है आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 30 है, 30 में पूछा गया है, व्हेन मेन ईट्स फिश which feeds on zooplankton which have eaten the small plant, the producer in this chain। उसमें प्रोड्यूसर कौन है, अब समझिए। मेन क्या कर रहा है, फिश को ईट कर रहा है। फिश किसको ईट कर रही है, जू प्लैंकटन को, और जू प्लैंकटन किसको ईट कर रहा है, स्मॉल प्लांट्स को। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर पूछा, तो अल्टीमेटली प्रोड्यूसर कौन हुआ आपका, स्मॉल प्लांट्स हुआ। तो आंसर आ जाएगा स्मॉल प्लांट्स यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, आइडेंटिफाई द पॉसिबल लिंक ए इन द फॉलोइंग फूड चेन। तो यहाँ पर हमें पॉसिबल लिंक बताना है कि यहाँ पे क्या आ सकता है ए के ऑप्शन में। प्लांट से इंसेक्ट, इंसेक्ट से फ्रॉग, फ्रॉग से ए क्या आ सकता है, जिसको ईगल ईट करेगा। तो यहाँ पर जो फोर्थ लेवल में रैबिट आ सकता है, वॉल्फ आ सकता है, कोबरा आ सकता है, या फिर पैरट आ सकता है। तो सिंपल है, यहाँ पे फ्रॉग जो है उसको ईट कर सकता है कोबरा, और कोबरा को कौन ईट कर लेगा, ईगल ईट कर लेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32, आइडेंटिफाई द लाइकली ऑर्गेनिज्म 1 2 3 4 पोजीशन पे हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं। यहाँ पे हमें 1 दिया गया, यहाँ पे हमें 2 दिया गया, यहाँ पे हमें 3 दिया गया, यहाँ पे हमें 4 दिया गया। अब देखिए यहाँ पे वेजिटेशन या सीड है, यानी प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर से सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट जा रहा है, फिर उसके बाद जो आपका लाइन आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है क्या डियर आ सकता है, डॉग आ सकता है, रेट आ सकता है, स्क्विरल आ सकता है। तो यहाँ पर समझिए, सबसे पहले हार्बीवोरस डियर आ सकता है, जी हाँ, डियर को लायन जो वो ब्रेकडाउन मतलब खा सकता है, बिल्कुल सही है। सेकंड में देख लेते हैं, वेजिटेशन में रैबिट आ सकता है, रैबिट को फॉक्स ईट कर सकती है, जी हाँ, रैबिट आ सकता है, रैबिट को फॉक्स ईट कर सकती है। थर्ड देखते हैं, वेजिटेशन में ग्रास ओपर है, ग्रास ओपर को कौन ईट कर सकता है, फ्रॉग ईट कर सकता है, फ्रॉग को कौन कर लेगा, स्नेक कर लेगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे रेड जो है वो भी आपका ईट कर लेगी, रीड को या तो जो स्नेक वो ईट कर लेगा या फिर हॉग्स ईट कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आ जाएगी। फर्स्ट में डियर, सेकंड में रैबिट, थर्ड में फ्रॉग एंड फोर्थ में रेड। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 33 AIPMT 2011 का। ऑफ द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द पार फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसको पार बोला जाता है। तो टोटल जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है उसमें से पार फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कितनी होगी, अबाउट 70%, अबाउट 60%, लेस देन 50% या फिर मोर देन 80%। तो वो होती है लेस देन 50%। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल मे ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल कौन यहाँ पे आ सकता है, स्पैरो, लायन, गोट या फिर फ्रॉग। तो यहाँ पे आ सकता है स्पैरो, क्योंकि स्पैरो जो वो डायरेक्टली सीड को ईट कर सकती है, ओके, या फिर वो किसी छोटे इंसेक्ट को ईट कर सकती है, जो इंसेक्ट जो प्लांट को ईट कर रहा है। तो एक ही टाइम पे वो दोनों को जो है वो एक साथ ईट कर सकती है। तो वो थर्ड और सेकंड दोनों पे लेवल पे आ सकती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल इन ए पॉन्ड। एक पॉन्ड के अंदर मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल कौन आ सकता है, फिश आ सकता है, जू प्लैंकटन, फ्रॉग या फिर फाइटोप्लैंक्टन। तो सिंपल है, फिश आ सकती है। अब फिश जो वो जू प्लैंकटन को ईट कर सकती है, इसके अलावा जो लार्जर फिश है वो स्मॉल फिश को ईट कर सकती है। तो एक फिश जो वो लार्ज फिश है वो स्मॉल फिश को भी ईट कर लेगी, और वो क्या कर लेगी, जू प्लैंकटन को भी ईट कर लेगी। तो ये भी एक ज्यादा से ज्यादा आ सकता है पॉन्ड के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, यहाँ पे बोला गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द फूड चेन। अब फूड चेन के रिकॉर्डिंग हमें 4 स्टेटमेंट दी गई है, ABCD। यहाँ पे बोला गया, विच 2 ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पे इनमें से 4 में से कौन सी 2 करेक्ट है। फर्स्ट है, रिमूवल ऑफ 80% टाइगर फ्रॉम एन एरिया रिजल्टेड इन ग्रेटली इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। जी नहीं, अगर हम टाइगर को रिमूव कर देंगे तो डियर ज्यादा बढ़ जाएंगे, डियर ज्यादा बढ़ जाएंगे तो वेजिटेशन को ज्यादा कम कर देंगे, इंक्रीज नहीं करेंगे। ये तो इनकरेक्ट हो गई। सेकंड है, रिमूवल ऑफ मोस्ट ऑफ द कार्निवोर्स रिजल्टेड इन इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ डियर। जी यही है, अगर हम कार्निवोर्स को जो है वो कम कर देंगे तो वहाँ पे डियर्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। सी है, द लेंथ ऑफ द फूड चेन इज जनरली लिमिटेड टू 3-4 ट्रॉपिक लेवल ड्यू टू द एनर्जी लॉस। बिल्कुल सही है, 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल चलती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू 10% रूल जो है वो 4th 5th में जाते हुए तो कुछ एनर्जी पहुंचेगी भी नहीं, तो कोई फायदा भी नहीं है। डी में बोला गया था, लेंथ ऑफ द फूड चेन मे वेरी फ्रॉम 2 to 8 ट्रॉपिक लेवल। इतना नहीं होता, 8 ट्रॉपिक लेवल तक तो नहीं जाती है एनर्जी कभी भी, ओके। तो यहाँ पर इसीलिए जो 2 to 8 ट्रॉपिक लेवल तो नहीं होगा, 3-4 तक तो फिर भी चल जाता है। सी बिल्कुल सही है। तो बी और सी हमारा सही है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि बी और सी करेक्ट है, ए और डी जो वो इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 है, बैम्बू प्लांट इज ग्रोविंग इन ए फिर फॉरेस्ट, देन व्हाट विल बी द ट्रॉपिक लेवल ऑफ इट। बैम्बू प्लांट को ग्रो किया गया फिर फॉरेस्ट के अंदर, तो इसका ट्रॉपिक लेवल क्या होगा। सिंपल है, बैम्बू प्लांट है, प्लांट प्रोड्यूसर होगा, तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होगा, सेकंड ट्रॉपिक लेवल होगा, थर्ड होगा या फोर्थ होगा। सिंपल है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर होंगे, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है,
विच इज द रीजन फॉर हाईएस्ट बायोमास इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। हाईएस्ट बायोमास एक्वेटिक सिस्टम के रीजन क्या हो सकता है? नैनो प्लैंकटन, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर ग्रीन एल्गी, सी ग्रेस एंड स्लाइमोट्स या फिर बेंथिक एंड ब्राउन एल्गी या फिर डायटम्स। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट बायोमास एक्वेटिक इकोसिस्टम का होता है बेंथिक और ब्राउन एल्गी की वजह से। बेंथिक में जो होता है बिल्कुल नीचे जहाँ पे बिल्कुल लाइट पेनिट्रेट नहीं होती है, वहां पर भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कीमोसिंथेटिक करते हैं, उनकी वजह से, और ब्राउन एल्गी वगैरह जो होते हैं उनकी वजह से सबसे ज्यादा जो है वो हाईएस्ट बायोमास बनता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक टू अनदर इन ए फूड चेन कितना होता है? 10%, 20, 1%, 2%। तो अभी पता है 10% लो से एक पढ़ रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 है। इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एज ए फॉरेस्ट मैक्सिमम एनर्जी इन विच ट्रॉपिक लेवल। सबसे ज्यादा एनर्जी किस पे मिलेगी? T3, T4, T1, T2। तो जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है उसी पे तो सबसे ज्यादा मिलेगी, उसके बाद में तो केवल 10% ही पहुंचेगी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41 है। द 10% एनर्जी लो ऑफ द फूड चेन वाज गिवन बाय। तो 10% एनर्जी लो जो वो किसने दिया था? ये जो लो किसने दिया था? लेंडेमैन ने, टांसले ने, स्टैनले ने या फिर वीजमैन ने? तो सिंपल है, ये इसका जो रूल दिया गया था वो दिया गया था रेमंड लेंडेमैन ने। रेमंड लेंडेमैन ने जो है वो रूल दिया था, कब दिया था? 1942 को ये दिया था। ओके, क्या? 10% एनर्जी लो। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है। इन ए बायोटिक कम्युनिटी द प्राइमरी कंज्यूमर आर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन से? डेट्रीवोरस, हर्बीवोरस, कार्निवोरस या फिर ओमनीवोरस? तो प्राइमरी कंज्यूमर तो आपके हर्बीवोरस होंगे बायोटिक कम्युनिटी के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है। द डोमिनेंट सेकंड ट्रॉपिक लेवल इन ए लेक इकोसिस्टम। सेकंड ट्रॉपिक लेवल में एक डोमिनेंट कौन सा हो सकता है? फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, बेंथोस या फिर प्लैंक्टन? तो सिंपल आप समझिए, वहां पर जू प्लैंक्टन जो है वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे हो सकता है डोमिनेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है। द फूड चेन इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड फॉर्म बाय द प्राइमरी प्रोड्यूसर इज। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन कर रहे हैं जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ने बनाया है, तो उसको क्या बोलेंगे? पैरासिटिक फूड चेन, डिटेरियस फूड चेन, कंज्यूमर फूड चेन या फिर प्रीडेटर? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेनली क्या करते हैं? डीकंपोजिशन का काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? आपका डिटेरियस फूड चेन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, पिक आउट द करेक्ट फूड चेन। हमें करेक्ट फूड चेन बतानी है। ग्रास, कैमलियन, इंसेक्ट, बर्ड, ग्रास, फॉक्स, रैबिट, बर्ड, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, फिश एंड फॉलन लीव्स, बैक्टीरिया, इंसेक्ट लार्वा। तो सबसे पहले देखिए, ग्रास को कैमलियन और इंसेक्ट जी नहीं, ये उल्टा लिखा गया तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ग्रास को फॉक्स और फॉक्स को रैबिट जी नहीं, रैबिट को फॉक्स खा सकती है, ये उल्टा गया। फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, फिश, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अब फॉलन लीव्स को बैक्टीरिया और बैक्टीरिया को इंसेक्ट, तो ये डीकंपोजिशन के अंदर आती है और डीकंपोजिशन को अंदर फूड चेन के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है। अपर पार्ट ऑफ द सी एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो बिल्कुल अपर वाला पार्ट होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, उसमें क्या मिलते हैं? प्लैंक्टन मिलते हैं, नेक्टोन मिलते हैं, प्लैंक्टन नेक्टोन मिलते हैं या फिर बेंथोस मिलते हैं। तो वहाँ पे अपर वाले पार्ट के अंदर हमें हमेशा मिलेंगे प्लैंक्टन। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 में पूछा गया व्हाट इज द ट्रू ऑफ इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम के लिए ट्रू बताना है। प्राइमरी कंज्यूमर आर लीस्ट डिपेंड अपॉन द प्रोड्यूसर। बी बोला गया प्राइमरी कंज्यूमर आउट नंबर प्रोड्यूसर। सही बोला गया प्रोड्यूसर आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर, या फिर डी बोला गया सेकेंडरी कंज्यूमर आर द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल। इकोसिस्टम के लिए बिल्कुल करेक्ट बताना है। तो प्रोड्यूसर जो होते हैं वो मोर होते हैं हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर से। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है। इन एन इकोसिस्टम विच वन शो वन वे पैसेज। तो वन वे पैसेज यहाँ पे कौन होगा? फ्री एनर्जी, कार्बन, नाइट्रोजन या फिर पोटेशियम। तो वन वे पैसेज हमेशा फ्री एनर्जी ही चलती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड से रिलेटेड। अब इकोलॉजिकल पिरामिड से रिलेटेड जो हमारा मैच द कॉलम और ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। मैच द ट्रॉपिक लेवल विद देयर करेक्ट स्पीसीज एग्जांपल इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो यहाँ पे 4 ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट और थर्ड ट्रॉपिक लेवल दिए गए। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हमें मिलेंगे प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर कौन सा हो सकता है इनमें से? वो होगा हमारा ग्रास। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड ट्रॉपिक लेवल। सेकंड ट्रॉपिक लेवल यहाँ पर कौन सा हो सकता है? रैबिट। ओके, जब रैबिट के बाद थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कौन आ सकता है? आपका क्रो आ सकता है। मतलब रैबिट की डेथ हो गई उसके बाद उसको क्रो फीड कर सकते हैं। और क्रो को कौन फीड कर सकता है? 4 ट्रॉपिक लेवल पे वल्चर पे। तो अब देख लेते हैं, ए जो है वो हमारा जाना चाहिए सेकंड में, ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है। बी हमारा थर्ड में जा रहा है, ऐसा हमारे पास ऑप्शन है। सी हमारा फोर्थ में, ऐसा भी केवल एक ही ऑप्शन है। डी हमारा फर्स्ट में, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड जनरली इन्वर्टेड। ज्यादातर इन्वर्टेड इकोलॉजिकल पिरामिड कौन सा होता है? पिरामिड ऑफ बायोमास इन ए सी, पिरामिड ऑफ नंबर इन ए ग्रासलैंड, पिरामिड ऑफ एनर्जी या फिर पिरामिड ऑफ बायोमास इन ए फॉरेस्ट। तो यहाँ पर पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जो वो जनरली क्या मिलता है हमें? इन्वर्टेड मिलता है ओशन के अंदर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन विद द फॉलोइंग डाटा। हमें यहाँ पे डाटा दिया गया है। प्राइमरी प्रोड्यूसर 10 ग्राम बोला गया है, प्राइमरी कंज्यूमर 60 और सेकेंडरी कंज्यूमर 120 ग्राम है। मतलब बायोमास दिया गया और बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पे बोला गया इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर या फिर अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास।
तो सिंपल सा समझिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर इन्वर्टेड जा रहा है और किसका बायोमास जा रहा है, तो इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 है, विच इकोसिस्टम हैज द मैक्सिमम बायोमास, सबसे ज्यादा बायोमास किस इकोसिस्टम में होगा, ग्रासलैंड में, पॉन्ड इकोसिस्टम में, लेक में या फिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बायोमास मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है, गिवन बिलो इन इमेजिनरी पिरामिड ऑफ नंबर्स, यहाँ पे नंबर्स दिया गया है, मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर 1 है, प्राइमरी कंज्यूमर 500 है, फिर यहाँ पे कम हो रहे हैं। वट कुड बी द वन ऑफ द पॉसिबिलिटी एवरेज ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिफरेंट लेवल, तो यहाँ पर यह कौन सी पॉसिबिलिटी जो वो हो सकती है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया लेवल प्राइमरी प्रोड्यूसर इंसेक्ट एंड लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर इज स्मॉल इंसेक्टिवोर्स बर्ड। यहाँ पे बोला गया लेवल प्राइमरी प्रोड्यूसर इज फाइटोप्लैंक्टन्स इन ए सी एंड वेल ऑन द टॉप ट्राइम, तो फाइटोप्लैंक्टन तो केवल 1 नहीं हो सकता, वो तो बहुत सारे होंगे। सी बोला गया लेवल 1 पीपी इज पीपल ट्री एंड दस लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर इज शिप। यहाँ पे बोला गया लेवल प्राइमरी कंज्यूमर इज रेट एंड लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर इज कैट्स, प्राइमरी कंज्यूमर रेट्स और कैट्स नहीं हो सकते। प्राइमरी प्रोड्यूसर जो वो पीपल ट्री हो सकता है, बट यहाँ पर सेकेंडरी लेवल पे नहीं जाते, वो प्राइमरी कंज्यूमर हो सकते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कभी भी शिप नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ये सही है, लेवल प्राइमरी कंज्यूमर इंसेक्ट हो सकते हैं जो कि एक प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं, फीड कर रहे हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर स्मॉल इंसेक्टिवर्स बर्ड्स हो सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है, द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन, अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर किस में नहीं होगा, पॉन्ड में नहीं होगा, फॉरेस्ट में, लेक में, ग्रासलैंड में, तो हमसे नंबर ऑफ पिरामिड पूछा गया, बायोमास नहीं पूछा गया, इस चीज को भी ध्यान रखें। तो नंबर्स में आ जाएगा फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में मतलब एक ट्रीज है उस पर बहुत सारे चीजें ग्रो कर रहे हैं, तो नंबर्स के अंदर फॉरेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज इनकरेक्ट, कौन से इनकरेक्ट है, इट बेस इज ब्रॉड, इट शो एनर्जी कंटेंट ऑफ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, इट इज इन्वर्टेड इन शेप या फिर इट इज अप राइट इन शेप। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया एनर्जी के लिए, एनर्जी कभी भी इन्वर्टेड नहीं बनाएगी, एनर्जी हमेशा अपराइट बनाएगी, तो ये जो है वो इनकरेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स शो द पिरामिड ऑफ नंबर इन ए फॉरेस्ट, नंबर इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर दिया गया है हमें। ओके तो यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ये दो हमें 4 हमें पिरामिड दिए गए हैं, तब नंबर की बात करें तो नंबर में इन्वर्टेड हो सकता है, मतलब यहाँ पे कम हो सकते हैं उसके बाद बढ़ सकते हैं। यहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर होंगे, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ऐसे चलेगा। तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट के अंदर नंबर की बात करें तो वो इन्वर्टेड हो सकता है। अब इन्वर्टेड ए और सी दोनों में हो सकता है। अब यहाँ पे बोला गया है कि आपका डी है, ए या बी है, सी है, तो देखिए ए और सी दोनों ही हो सकते हैं, तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन आ सकते हैं, आपका बी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी एंड डी बोथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड के लिए अगर हमें बनाना है तो कौन सी चीज नहीं यूज करेंगे, फ्रेश वेट, ड्राई वेट, नंबर ऑफ इंडिविजुअल या फिर रेट ऑफ एनर्जी फ्लो। तो यहाँ पर जो चीज यूज नहीं की जाएगी वो है आपका फ्रेश वेट। यहाँ पे बायोमास हमेशा ड्राई वेट से कंपेयर किया जाता है, फ्रेश वेट कभी भी नहीं लिया जाता है, उसका सारा मॉइस्चर निकालने के बाद जो वो ड्राई वेट से कंज्यूम किया जाता है। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 58 है, पिरामिड ऑफ नंबर इन डील विद द नंबर ऑफ, जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो किसके नंबर्स में डील करता है, स्पीसीज इन एन एरिया, इंडिविजुअल इन ए कम्युनिटी, इंडिविजुअल इन ए ट्रॉफिक लेवल या फिर सब स्पीसीज इन ए कम्युनिटी। तो एक ट्रॉफिक लेवल पे कितने इंडिविजुअल्स है उसके बेस पे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है, पिरामिड ऑफ नंबर्स इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड मतलब जो है वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होगा, इरेगुलर होगा, इन्वर्टेड होगा, अपराइट होगा या फिर स्पिंडल शेप होगा। तो इकोसिस्टम एक्वेटिक के अंदर कैसा होगा, तो सिंपल है, नंबर्स के लिए पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमेशा नंबर्स के लिए अपराइट होगा, क्योंकि प्लैंक्टन्स वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं नंबर्स में। ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन नीड टू 16 का क्वेश्चन नंबर 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज द पायोनियर ऑर्गेनिज्म ऑन बेयर रॉक्स। पायोनियर जो सबसे पहले जो स्पीसीज आती है बेयर रॉक्स के ऊपर, जो कि उसको बाद में कन्वर्ट करती है एक अच्छे में, तो वो सबसे पहली स्पीसीज कौन सी होगी, मोसिस होगी, ग्रीन एल्गी होगी, लाइकन्स होगी, लिवरवर्ट्स होगी। सबसे पहली जो स्पीसीज आगे वो आगी लाइकन्स, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है, ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन द ऑप्शन दिए गए, the number and type of animal remain constant, the change lead to community that is in the near equilibrium with the environment, it is called pioneer community। C बोला गया the gradual and predictable change in species composition occur in a given area। D बोला गया the establishment of a new biotic community is very fast in product। इकोलॉजिकल सक्सेशन के टाइम पे क्या होगा, तो सिंपल समझिए, ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस आएंगे एक स्पीसीज में जहां पे गिवन एरिया के अंदर, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। द नंबर एंड टाइप ऑफ एनिमल रिमेन कॉन्स्टेंट, बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। द चेंज लेड टू कम्युनिटी दैट इज नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पायनियर कम्युनिटी। पायनियर कम्युनिटी उसको नहीं बोलते, पायनियर तो होती है जो सबसे पहली आती है, वो म्यूजिक बनती है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू बायोटिक कम्युनिटी वेरी फास्ट नहीं होती है, न्यू बायोटिक कम्युनिटी बहुत ही स्लो होती है।
इन प्राइमरी फेज के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है, सेकेंडरी सक्सेशन टेक प्लेस। सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ पर होगी? सेकेंडरी सक्सेशन हमेशा वहाँ पर होती है जहाँ पर नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी जो वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड में, न्यूली कूल्ड लावा में, बे रॉक में, या फिर डिग्रेडेड। तो डिग्रेडेड फॉरेस्ट के अंदर सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट हो सकता है क्योंकि वहाँ पे एक ऑलरेडी बायोटिक कम्युनिटी डिस्ट्रॉय होने के बाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 63 है, द सेकंड स्टेज ऑफ हाइड्रोसियर इज ऑक्यूपाइड बाय द प्लांट्स। सेकंड स्टेज ऑफ हाइड्रोसियर किस प्लांट के द्वारा ऑक्यूपाई की जाएगी? एजोला, टाइफा, सेलिक्स या फिर वेलिसनेरिया। तो सिंपल समझिए, सबसे पहले हम यहाँ पे हाइड्रोसियर बोलते किसको है? जो एक सीरीज ऑफ कम्युनिटी बन जाती है ना, जहाँ पे एक न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड वगैरह, लेक वगैरह, वहाँ पर जो किस टाइप की कम्युनिटीज बार बार आ रही है कि एक सीरीज बन रही है, उस चीज को बोलते हैं हाइड्रोसियर, यानी एक्वेटिक के अंदर जो सीरीज बन रही है। अब जो सेकंड स्टेज होती है वो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स होते हैं वहाँ पर, और सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स यहाँ पे है जो वेलिसनेरिया प्लांट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 64 है, यहाँ पे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द सेकेंडरी सक्सेशन। करेक्ट बताना है। इट बिगन ऑन बेयर रॉक, इट अकर ऑन ए डिफॉरेस्टेड साइट, इट फॉलो प्राइमरी सक्सेशन, फिर इट इज सिमिलर टू प्राइमरी सक्सेशन एक्सेप्ट दैट इज रिलेटिवली फास्ट पेस। करेक्ट बोला गया है। इट बिगन्स ऑन ए बेयर रॉक, जी नहीं, वो तो प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट होता है। इट अकर्स ऑन डिफॉरेस्टेड साइट, जी हाँ, यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। डिफॉरेस्ट जहाँ पे हो जाती है, यहाँ पे हमने अभी बताया था कि जहाँ पे एक कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है वहां पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है, बोथ हाइड्रेट्स एंड जिजार्च सक्सेशन लीड्स टू। अगर हाइड्रेट्स है या फिर एक्सार्च कंडीशन है तो वहां पर वो लास्ट में क्या बनाएगा? मीडियम वाटर कंडीशन, जेरी कंडीशन, हाईली ड्राई कंडीशन या फिर एक्सेसिव वेट कंडीशन। तो वो हमेशा मीडियम वाटर कंडीशन बनाएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है। अब ये क्वेश्चन 2009 में है, आप एज इट इज आप इसको याद रख सकते हो। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लांट इन हाइड्रोसियर। सीक्वेंस बताना हाइड्रोसियर के अंदर, सिंपल है, यहाँ पे लास्ट में जाके जो है वो मीजी कंडीशन वाले प्लांट्स, बड़े प्लांट्स आ जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे बोला गया है, सबसे पहले वोलवॉक्स आएंगे, फिर हाइड्रिल आएंगे, फिर पिस्टिया आएंगे, फिर स्क्राइपस आएंगे, फिर लेंटेन आएंगे, फिर ओक आएंगे। बी में बोला गया कि नहीं, पहले पिस्टिया आएगा, फिर वोलवॉक्स आएगा, फिर स्क्राइपस आएगा, फिर हाइड्रिल आएगा, फिर ओक आएगा, फिर लेंटेन आएगा। सी में बोला गया पहले ओक आएगा, फिर लेंटेन आएगा, फिर वोलवॉक्स आएगा, फिर हाइड्रिल आएगा, पिस्टिया आएगा, स्क्राइपस आएगा। डी में बोला गया पहले ओक प्लांट आ जाएगा, फिर लेंटेन, स्क्राइपस, फिर पिस्टिया, हाइड्रिल। तो ओक प्लांट तो सबसे पहले कभी भी नहीं आ सकता है, सबसे पहले स्मॉल ऑर्गेनिजम्स आएंगे। ओके तो सबसे पहले जो आएंगे वो वोलवॉक्स आएंगे, माइक्रोजेस वगैरह आएंगे, फिर वहां पर हाइड्रिला आएगा, फिर पिस्टिया आएगा, फिर स्क्राइपस आएगा, ओक सबसे लास्ट में आएंगे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 67 है। एन इकोसिस्टम विच कैन बी इजीली डैमेज्ड बट कैन रिकवर आफ्टर सम टाइम इफ डैमेजिंग एफर्ट स्टॉप विल बी हैविंग। एक इकोसिस्टम है जो कि बहुत ही इजीली डैमेज हो सकता है, कैन बी इजीली डैमेज। अगर कोई चीज इजीली डैमेज हो रही है बट वो फिर बाद में बहुत जल्दी रिकवर भी कर रही है, डैमेज जैसे स्टॉप हो जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे? वो कैसा इकोसिस्टम है? लो स्टेबिलिटी हाई रेजिलेंस, हाई स्टेबिलिटी लो रेजिलेंस, लो स्टेबिलिटी लो रेजिलेंस, या फिर हाई स्टेबिलिटी हाई रेजिलेंस। अब स्टेबिलिटी का मतलब होता है अगर एडवर्स कंडीशन आ रही है उसको स्टॉप करना, मतलब उससे बचना। पर यहाँ पे देखिए इजीली डैमेज हो रहा है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है। अगर स्टेबिलिटी होती तो वो इजीली डैमेज कभी भी नहीं होता इकोसिस्टम। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी जो है वो तो लो रहेगी। ये तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होते हैं, ए और सी। अब आगे देखते हैं, बट कैन रिकवर आफ्टर सम टाइम, मतलब रिकवरी भी बहुत जल्दी हो रही है। अब रेजिलेंस का क्या मतलब होता है? कई बच्चों को रेजिलेंस का मतलब नहीं पता होगा। रेजिलेंस का मतलब होता है रीगेनिंग, जो इसकी ओरिजिनल शेप थी, जो पहले से शेप थी, उसको रीगेन करने को बोलते हैं रेजिलेंस। तो यहाँ पे बहुत जल्दी अगर उस चीज को रिकवर कर रही है तो वहां पर रेजिलेंस तो हाई है, तो यहाँ पर हाई रेजिलेंस और लो स्टेबिलिटी, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। 68 में बोला गया था प्राइमरी सक्सेशन रेफर टू द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज ओन ए। प्राइमरी सक्सेशन रेफर टू द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज कहाँ पे? फॉरेस्ट क्लियरिंग आफ्टर डिवेस्टेशन, फायर, न्यूली एक्सपोज्ड हैबिटेट विद नो रिकॉर्ड ऑफ अर्लियर वेजिटेशन, फ्रेशली क्लियर्ड क्रॉप फील्ड, या फिर पॉन्ड फ्रेशली फील्ड, या फिर वाटर आफ्टर ड्राई फेज। तो न्यूली एक्सपोज्ड हैबिटेट जहाँ पे कभी आज तक कुछ वेजिटेशन ग्रो नहीं किया, अगर वहां पे ग्रो कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 69 है। 69 में बोला गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर हैव करेक्टली कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर हमारे पास बोला गया कि कौन से ऐसे पेयर हैं जहाँ पे करेक्टली कॉम्बिनेशन बनता है। ओके सबसे बोला गया गैसियस न्यूट्रिएंट्स, फिर बोला गया सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि गैसियस न्यूट्रिएंट्स में आपके नाइट्रोजन और सल्फर आ रहे हैं, सेडिमेंट्री में आपके कार्बन एंड फॉस्फोरस आ रहे हैं। बी में बोला गया गैसेड न्यूट्रिएंट साइकिल में आपके सल्फर और फॉस्फोरस आ रहे हैं, सेडिमेंट्री में आपके कार्बन एंड नाइट्रोजन आ रहे हैं। सी में बोला गया गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल में जो आपके कार्बन एंड नाइट्रोजन आ रहे हैं, सेडिमेंट्री के अंदर आपके सल्फर एंड फॉस्फोरस आ रहे हैं। डी में बोला गया कि गैसियस न्यूट्रिएंट्स में आपके कार्बन एंड सल्फर आ रहे हैं, सेडिमेंट्री में आपके नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आ रहे हैं। समझिए नाइट्रोजन और कार्बन जो वो हमेशा गैसियस साइकिल रहती है। ओके सल्फर दोनों ही हो सकती है, गैसियस भी हो सकती है और सेडिमेंट्री भी हो सकती है। इस पॉइंट को याद रखें, नाइट्रोजन और कार्बन जो वो गैसियस साइकिल रहेंगे, सल्फर दोनों हो सकती है गैसियस और सेडिमेंट्री, और फॉस्फोरस हमेशा सेडिमेंट्री रहेगा।
ओके तो गैसियस में नाइट्रोजन और सल्फर आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, बट सेडिमेंट्री में कार्बन बिल्कुल भी नहीं आ सकता, ये गलत हो गया। गैसियस के अंदर सल्फर फॉस्फोरस आ सकते हैं, सल्फर आ सकता है बट फॉस्फोरस बिल्कुल भी नहीं आ सकता। सेडिमेंट्री में कार्बन और नाइट्रोजन कभी भी नहीं आ सकते। सी में बोला गया कि गैसियस में आपके कार्बन एंड नाइट्रोजन है, जी हाँ कार्बन नाइट्रोजन गैसियस के अंदर आ सकते हैं। सेडिमेंट्री के अंदर सल्फर फॉस्फोरस आ सकते हैं, जी हाँ सल्फर और फॉस्फोरस आ सकते हैं। तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है, गिवन बिलो इज अ सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ ए फॉस्फोरस साइकिल इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम विद 4 ब्लैंक्स एंड टू बी। हमें यहाँ पर ए बी सी डी बताना है। सबसे पहले बोला गया कि यहाँ पे सी है, सी से यहाँ पे हम कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, फिर उसको आगे लेके जा रहे हैं, फिर उसको सॉल्यूशन में भेज रहे हैं और यहाँ से भी कुछ सॉल्यूशन में आ रहा है। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि सी से डी में डायरेक्ट भी जा सकता है ए में, और यहाँ पे कुछ अपटेक हो रहा था। हमें यहाँ पे जो बताना है वो ए बी सी डी बताना है। सबसे पहले सी में देखिए प्रोड्यूसर होंगे, सबसे पहले प्रोड्यूसर होंगे, सिंपल है, प्रोड्यूसर ही होने चाहिए सी के अंदर, क्यों, क्योंकि वही तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जाएगा। ओके तो अब सबसे पहले देख लेते हैं सी में क्या प्रोड्यूसर कहाँ पे है, यहाँ पर है सी में प्रोड्यूसर। ओके अब फिर हम कंज्यूमर में जाते हैं। कंज्यूमर से आगे कौन लेके जाएगा, कंज्यूमर से आगे जो लेके जाएगा वो लेके जाएगा डिट्रीटस। डिट्रीटस क्या करेंगे, उसको डीकंपोज करेंगे और उसको सॉल्यूशन के अंदर पहुंचा देंगे। तो ए के अंदर आ जाएगा आपका डिट्रीटस। बी के अंदर क्या आ जाएंगे, रॉक मिनरल, जो ऑलरेडी सोइल के अंदर प्रेजेंट थे बट वो अब सोइल सॉल्यूशन के अंदर आ चुके हैं, जो रॉक के अंदर पहले थे। तो बी में हमारा आ जाएगा रॉक मिनरल्स। अब यहाँ पे डी में क्या है, लेटर फॉल, मतलब कोई प्लांट है उससे डायरेक्ट ही कुछ चीजें गिर चुकी है, तो वो आ जाएगा लेटर फॉल के अंदर। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए में हमारा आएगा डेट्रिटस, बी में हमारा आएगा रॉक मिनरल, सी में प्रोड्यूसर एंड डी में आएगा लेटर फॉल। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है, नेचुरल रिजर्वॉयर ऑफ फॉस्फोरस। नेचुरल रिजर्वोयर फॉस्फोरस कौन है, रॉक है, फॉसिल है, सी वाटर है, एनिमल। तो रॉक हमारा नेचुरल रिजर्वोयर होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल। कौन सी एक बायोजियोकेमिकल साइकिल नहीं हो सकती है, सल्फर फॉस्फोरस नाइट्रोजन कार्बन। तो बताया था सल्फर दोनों ही हो सकती है, सेडिमेंट्री भी हो सकती है और आपकी गैसियस भी हो सकती है, बट कौन सी एक गैसियस नहीं है, तो फॉस्फोरस कभी भी गैसियस नहीं हो सकती। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73 है, अबाउट 70% ऑफ द टोटल कार्बन इज फाउंड इन। टोटल कार्बन जो है ग्लोबल का 70% कहां पे मिलेगा, ओशन में, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, एग्रो इकोसिस्टम के अंदर। तो ओशन के अंदर मिलेगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 74 है। 74 में बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल। सेडिमेंट्री के अंदर कौन सा आ सकती है, फॉस्फोरस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस सल्फर, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस कार्बन। तो कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ओके ये तो कभी भी जो है वो आपकी गैसियस के अंदर आती है। ओके और जबकि फॉस्फोरस और सल्फर है वो किसके अंदर आएंगे, सेडिमेंट्री के अंदर आएंगे। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इकोसिस्टम सर्विसेज से बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम क्वेश्चन हमसे पूछा गया। यहाँ पे बोला गया मैच द फॉलोइंग, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे बोला गया अर्थवर्म, सक्सेशन, इकोसिस्टम सर्विस और पॉपुलेशन ग्रोथ। अर्थवर्म क्या एक डेट्रीवोरा है, जो कि आपको डेट्रीवोरस होता है, जो कि स्मॉल पार्टिकल के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है। सक्सेशन में सबसे पहले आती है पायोनियर स्पीसीज, जो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम सर्विस उसके अंदर एक पोलिनेशन सर्विस आती है। पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर हम नेटिलिटी को कर सकते हैं। तो ए जो है वो ए हमारा सेकंड के साथ जा रहा है, ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है। बी जो फर्स्ट के साथ जा रहा है, सी फोर्थ के साथ, डी थर्ड के साथ। हमारा काम पे करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। तो ये सब कुछ था इस वीडियो को लेकर। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।